राहुल गांधी आज गुजरात पहुंच रहे हैं। गुजरात, जहां आपको याद होगा गेमिंग प्ले के दौरान गेमिंग जोन जो है, गेमिंग प्ले जो है वो उस कंपनी के आसपास हादसा हुआ था, कंपनी में हादसा हुआ था और 27 लोग मारे गए थे। उसके बाद से ये मुद्दा लगातार चर्चा में है और लेकिन इस मुद्दे को दबाने की भी भरपूर कोशिश है। राहुल गांधी आज गुजरात में है और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। क्यों बीजेपी की नींद उड़ी हुई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी आज गुजरात में हैं। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में थे और उससे पहले निर्माण मजदूरों के बीच थे, दिल्ली में थे और उससे पहले सदन में थे, लोकसभा में थे। और राहुल गांधी हर दिन भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रतिपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक जबरदस्त चुनौती पेश कर रहे हैं। गुजरात में भाजपा को हराएंगे, ये नारा राहुल गांधी ने दे रखा है। यानी गुजरात में भाजपा को हराने का मतलब समझते हैं? मतलब शेर की मांद में घुसकर शेर का शिकार करना, इसको कहते हैं गुजरात में भाजपा को हराने की बात का मतलब। और राहुल गांधी ने ये चुनौती पेश की है, दी है। चुनाव नजदीक नहीं है, लेकिन सब कुछ चुनाव के दौरान ही, चुनाव के पास ही नहीं होता। चुनाव से पहले सज जाती हैं सेनाएं। और गुजरात में जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो छोटी मोटी बात नहीं है। गुजरात में जो अग्निकांड हादसा हुआ, उस पर आपको याद होगा बीते दिनों भी राहुल गांधी ने लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले गुजरात के कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी और गुजरात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल और उस अग्निकांड से प्रभावित लोगों के साथ एक जूम मीटिंग की थी। और उस मीटिंग में कहा था कि हम अग्निकांड के पीड़ितों के लिए आवाज बुलंद करेंगे। आप लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम न्याय दिलाएंगे। और तब बहुत सारे लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। गंभीरता से नहीं लेने की एक वजह भी होगी, तब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने गए थे। तब राहुल गांधी ने ये नेता प्रतिपक्ष होता क्या है, इसको जो उन्होंने डिफाइन किया था कि नेता प्रतिपक्ष का मतलब जनता की आवाज, आपकी मौजूदगी। आप अगर अपने घर में हैं, दिल्ली में नहीं है, सदन में नहीं है, तो आप स्वयं को महसूस करें नेता प्रतिपक्ष में। इस तरह से उन्होंने एक वीडियो जारी करके मतलब समझाया था और इस मतलब को वो जी कर दिखा रहे हैं, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी। तो उस पृष्ठभूमि में अगर हम देखें तो गुजरात में निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो भरोसा दिया था, उस भरोसे को पूरा करने के लिए आज गुजरात पहुंच रहे हैं, अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है और जैसे जैसे इस बीच अगर कोई सूचना आती है तो हम जरूर शेयर करेंगे। लेकिन तत्काल जो 2 दिन पहले आपने देखा गुजरात में, इधर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और इधर राहुल गांधी ने कहा कि जो हिंसा करने वाले लोग होते हैं वो हिंदू नहीं होते, हिंसा करने वाले लोग भाजपाई होते हैं, संघी होते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के मुख्यालय पर जो गुजरात में हमले हुए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उनके ही ऊपर मुकदमे डाले गए। तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, संघर्ष में उनका साथ देने के लिए राहुल गांधी गुजरात पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और आप नामचीन चेहरा संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
आपका बहुत बहुत स्वागत है संजीव कौशिक जी। आप हर चर्चा को वैल्यूएबल बनाते हैं, अपने महत्वपूर्ण योगदान से हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देते हैं। हमारे साथ हरिशंकर जोशी जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन बिजली कट गई है उनके पास। अभी देखिए तुरंत उन्होंने इंतजाम किया है और देखिए बिजली आ गई है। हरिशंकर जोशी जी उत्तर प्रदेश के नाम धन्य उत्तम प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश स्वनाम धन्य उत्तम प्रदेश, स्वनाम धन्य सुशासन प्रदेश, स्वनाम धन्य सुमंगल राज प्रदेश, तो वहां से जुड़े हैं। और कटी हुई बिजली कटी हुई है सुबह सुबह, फिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, जज्बा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जोशी जी। मैं अब एक बाइट सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की। हाथरस में दौरे के बाद में उन्होंने जो बात कही, उससे पहले एक बात बोलते वो बाइट सुनाना जरूरी है। जिस दिन ये बात आई थी कि अग्निवीर को लेकर सदन में राहुल गांधी ने जो बातें कही थी वो कि अग्निवीर को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि मुआवजा 1 करोड़ दिया गया है। तो हमने तुरंत ही उसकी प्रतिक्रिया अपने डिफरेंट चैनल्स में दी थी और अगली सुबह अपने चैनल में दी थी कि ये मुआवजा नहीं है, हम इंश्योरेंस को मुआवजा नहीं कह सकते। लेकिन काश राहुल गांधी ने उसी समय राजनाथ सिंह को सदन में जवाब दिया होता कि राजनाथ सिंह जी 1 करोड़ की बात आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 48 लाख तो इंश्योरेंस का पैसा है, तो इंश्योरेंस को क्या मुआवजा कहते हैं। लेकिन शायद राहुल गांधी जी का ध्यान नहीं आया या उनके साथियों ने उनको नहीं बताया। मैं तो उनके थिंक टैंक को ही कोसूंगा कि कैसे लोग सलाहकार लोग बैठे हुए कि उस चीज का उसी समय सदन में मुकाबला करना चाहिए था। अब जब हम सब लोग इस बात की चर्चा कर चुके हैं, फिर भी वो बात बहुत मूल्यवान है, क्योंकि अग्निवीर पीड़ित के परिवार ने भी साफ तौर पर कहा है कि उनको जो मुआवजा मिला उसमें वो वास्तव में मुआवजा नहीं है, वो दूसरे पैसे हैं, मुआवजे की रकम मिलना बाकी है। सेना ने जो बयान जारी किया उसने भी स्पष्ट हुआ कि मुआवजा नहीं मिला है, बाकी चीजें मिली हैं। 98 करोड़ जरूर मिला है, लेकिन उसमें मुआवजा मिलना बाकी था। ये सारी बातें यानी मुआवजा नहीं दिया गया, ये बात है। इसी को राहुल गांधी स्पष्ट कर रहे हैं, ये बात हम आपके सामने स्क्रीन पर लाते हैं। अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। जो भी सानू पैसा मिला वो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से है जी, एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स है, सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। कॉम्पनसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है। आज तक उनको एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं मिला। सारी सहूलतें मिलनी चाहिए, सानू पेंशन लगनी चाहिए, साडा कार्ड वगैरह भी बनना चाहिए, कैंटीन कार्ड बनना चाहिए। जो भी पैसा सरकार वाला रहिंदा साडा सेंटर सरकार या केंद्र सरकार ने, जिदा राजनाथ ने बयान दिता ही भी 1 करोड़ रुपया भेज दिया गया शहीदों के परिवारों को, हमें वो भी नहीं मिला। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक को पेंशन मिलेगी, दूसरे को पेंशन नहीं मिलेगी। एक को कैंटीन मिलेगी, दूसरे को कैंटीन नहीं मिलेगी। ये देश की सच्चाई है। अगर किसी ने देश के लिए अपनी जान दी है, उसका आदर होना चाहिए। सरकार जो भी कहना चाहती है कहे, सच्चाई ये है। सानू जी बिल्कुल न्याय चाहिए, सानू जो भी सहूलतां बन रही हैं वो मिलनी चाहिए। देशवासियों, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, सेना का मुद्दा है, इसको मैं उठाता रहूंगा। इंडिया गठबंधन सेना को कमजोर कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद। संजीव कौशिक जी, आपके पास सीधे आता हूं। आज गुजरात पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और संदेश सीधा दे रहे हैं कि सेना के लिए आवाज उठाता रहूंगा, और इससे पहले उनका संदेश है हर पीड़ित के लिए आवाज उठाता रहूंगा। क्या कहेंगे आप? देखिए प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी को गलत सिद्ध करने के लिए सरकार, केंद्र सरकार
और केंद्र सरकार के साथ साथ उसमें सेना भी पिसती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कंपनसेशन नहीं मिला है तो नहीं मिला है। अब वो कल जो बात आई, सेना ने जो बात कही, सेना ने ये कहा कि उनको 98 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब ये बात नहीं बताया गया कि जो अभी भी 65 लाख के आसपास में बाकी है वो असली पैसे बाकी है, उसके कार्यकाल के वो पैसे बाकी हैं। ये दोनों पैसे इंश्योरेंस के हैं। राहुल गांधी यही बात कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के बातों को गलत सिद्ध करने के लिए ये 98 लाख रुपए सामने ला दिए गए। ये स्पष्ट नहीं है, अब इसमें और जोड़ ले, राहुल गांधी को गलत ही सिद्ध कर रहा है तो और जोड़ ले कि तो वहां की राज्य सरकार ने भी कुछ पीड़ित परिवार को अनुदान दिया है तो उसको भी इसी में ऐड कर ले। क्या तरीका है ये? राहुल गांधी जो बात कह रहे थे कि एक, अब अग्निवीर की बात करें, एक अग्निवीर, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि एक के साथ यदि इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो सामूहिक रूप से चारों तरफ से एक सहानुभूति की लहर होती है और उसके लिए जो जिसको जितना बन पड़ता है वो करता है। लेकिन क्या थोक में या ज्यादा मात्रा में इस तरह की कभी कोई दुर्घटना होती है या बात होती है? क्या सबों के साथ इसी तरह से राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी तटस्थता के साथ खड़ी रहेगी? तब उसके लिए जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वही उसके साथ रहेगा और उसी के आधार पर उसको सुविधाएं मिलेगी। यही बात राहुल गांधी कहने का प्रयास कर रहे थे और राहुल गांधी को गलत सिद्ध किया गया लगातार। मैंने कहा कि उसमें सेना भी पिसती हुई नजर आ रही है। सेना ने दम ठोक के ये बात नहीं कहा कि राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, लेकिन एक तरह से जो कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सेना ने जो बात रखी वो भी साफ दिखाई देता है कि सरकार की हामी में हामी भरते हुए दिखाई देता है। सेना की अपनी मजबूरी है, हम जानते हैं। मजबूर नहीं है सेना, मजबूत है सेना, लेकिन सरकार जिसकी सरकार हो उसके बात को सीधे इनकार भी नहीं करती, एक सम्मानजनक तरीके से वो अपनी बात करती है। आज राहुल गांधी यदि जा रहे हैं गुजरात में, निश्चित तौर पे गुजरात में उन लोगों के लिए एक परेशानी का कारण तो निश्चित तौर पे बना है। वोटों का प्रतिशत राहुल गांधी ने बढ़ाया है अपने गुजरात में वहां जाकर के देश के प्रधानमंत्री यहाँ से आते हैं, वहां से स्थिति उनकी इतनी खराब, जहां से वो चुनाव लड़ते हैं वहां उनकी स्थिति इतनी खराब। तो निश्चित तौर पे ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी, जिसे आप लगातार ये बात कहते रहे कि ये पलायनवादी है, पलायन करना जानती है, वो लड़ना नहीं चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी ने ये एहसास करा दिया है कि हम पलायनवादी नहीं है, हम यहाँ भी मुकाबला कर रहे हैं और वहां भी आपका मुकाबला कर रहे हैं। अब आपके घर में घुस के हम आपसे मुकाबला करने की हैसियत रखते हैं। चूंकि इसके पीछे की जब दृश्य देखेंगे, इसके पीछे की रणनीति देखेंगे, कारण देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि ये सरकार जिस जगह पे बहुत ज्यादा मजबूत रही है, सबसे ज्यादा पीड़ित वहीं के लोग रहे हैं। उन्हीं लोगों के साथ वादा खिलाफी किया है, उन्हीं लोगों को प्रताड़ित करके रखा है और उन्हीं लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो ये सरकार की जो नीति रही है, सरकार खुद अपनी नीति में फंसी है और राहुल गांधी मजबूती के साथ अब ये बात व्यक्तिगत तौर पर गुजरात में जाके कहने का प्रयास कर रहे हैं। गुजरातियों का सम्मान निश्चित तौर पे राहुल गांधी सर्वोपरि रख रहे हैं और ये बात वहां भी घुस करके जिस तरह से जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को गलत सिद्ध करने के लिए और उन कार्यालय पर, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हमला करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास की या नीति बनाई, रणनीति बनाई, वो बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी जो बात कह रहे थे वहां भी उनके बात को गलत तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे तो वो 5 लोगों की फौज तैयार करेंगे, तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे, बातों को किसी और दिशा में ले जाएंगे और उनका विरोध करेंगे। बस यही काम रह गया भारतीय जनता पार्टी का। राहुल गांधी जो सवाल मूलतः उठा रहे हैं लॉजिक के साथ, उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब इसी तरह की कोशिश में तब तक कोशिश लगी रहेगी जब तक कि उसकी सरकार। जी प्रेम कुमार जी, शुक्रिया कौशिक जी। देखिए, हमारे दर्शक एक बात कह रहे हैं, ये भी महेंद्र जी लिख रहे हैं कि समानता, कौन है जो इसे नहीं मानता? सैनिक देश रक्षा के लिए शहादत देता है, एक ही मानदंड होना चाहिए, जातीय विभाजन जैसे सेना में विभाजन मत करो। महेंद्र आनंद जी, सेना में जातीय विभाजन अगर बात करें तो किसने किया? सेना में तो जाति के नाम पर टुकड़ियां बनी हुई है, हाँ, और बड़े आराम से ये परंपरा चलती रही है। जाति से आंख मूंद लेना जातिवाद को खत्म करना नहीं होता है। जो जातिवाद को खत्म करने के नाम पर आरक्षण का विरोध करने लगते हैं, वो जातिवाद को खत्म नहीं कर रहे हो, तो उनकी अपनी सोच आरक्षण को लेकर होती है। लेकिन हम विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा बात न करें। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी कह रहे, व्हाट एवर बी इट राहुल्स विजिट टू गुजरात
will infuse energy into the Congress cadre and will encourage in mind to defeat BJP. जोशी जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूँ, इस विचार के साथ कि राहुल गांधी के विजिट के जो मायने हैं वो ये हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इससे ऊर्जा बढ़ेगी, मिलेगी, वो अपने आप को महसूस करेंगे ऊर्जावान, एंड विल इनकरेज इन माइंड टू डिफीट बीजेपी, और उनमें उत्साह आएगा कि वो बीजेपी को हरा सकती हैं, ये बात जो है उनमें पैठ करेगी, ऐसा लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं। क्या आपको भी यही लगता है जोशी जी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह का चैलेंज उन्होंने लोकसभा में अपने अभिभाषण के दौरान किया, उससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वो गुजरात को, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में भी गुजरात को समय नहीं दिया था, उन्होंने कम समय दिया था, और वो अब गुजरात को बिल्कुल किसी के भरोसे छोड़ने वाले नहीं है। गुजरात की कमान उन्होंने खुद संभाल ली है, और गुजरात जाना उनका ऐसे मौके पर जाना जब अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यालय पर हमला हुआ है, दोनों मतलब उल्टा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी या तथाकथित हिंदुओं के गिरोह ने उनको बुरी तरीके से धुना है, पीटा है, और वही मतलब उनको ही एक्यूज बना दिया गया है, जैसी गुजराती शैली है, उन्हें थाने में बंद कर दिया गया, उन पर ही कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उनका गुजरात जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने ये जो चैलेंज है गुजरात का वो स्वीकार कर लिया है, और वो निश्चित तौर पर अब लगातार गुजरात में दिखाई दिया करेंगे। लंबे अरसे से कांग्रेस वहां पर सत्ता से बाहर है, ऐसे में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भाजपा का मजबूत गढ़ माने जाने वाले गुजरात में इस बार ऐसा प्रदर्शन करने वाले हैं, वो करना चाहते हैं जिससे बिल्कुल आंखें लोगों की, खासतौर से गुजराती लॉबी की फटी रह जाएं। गुजरात में उनके पास में अच्छा खासा वोट बैंक है, अच्छा खासा उनके पास में जनाधार है, और इस दौरे में वो सिर्फ देखिए इस जो कार्यकर्ता हताहत हुए हैं या जिनको चोटें लगी हैं या जो पीड़ित हैं उनसे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि वो राजकोट में जो अग्निकांड हुआ, सूरत तक्षशिला का जो अग्निकांड हुआ, बड़ौदरा का जो हरनी बोट दुर्घटना हुई, और मोरवी झूलता पुल दुर्घटना हुई जिसमें कितने लोग मारे गए थे, बोटाद वाला जहरीली शराब कांड हुआ, तो ये जितने भी 5 करीब बड़े इन दिनों हाल फिलहाल में जो कांड हुए हैं उसमें उनके पीड़ितों से मिलेंगे, उनके पीड़ित परिवारों से बात करेंगे, उनसे बात करके समझेंगे कि उन्हें न्याय मिला या नहीं मिला, उनको क्या मिला, उनके साथ बाद में क्या हुआ, किसी ने पूछा या नहीं पूछा। तो ये यात्रा उनकी पहली यात्रा है लोकसभा चुनावों के बाद, और खासतौर से नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, तो वो वहां पर इस यात्रा के खास मायने हैं। वो गुजरात कांग्रेस जो है उसमें एक नई ऊर्जा को भरना चाहते हैं, और निश्चित तौर पे इससे कांग्रेस को वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें नई ऊर्जा आएगी जब वो वहां पर राहुल गांधी को अपने बीच देखेंगे। राहुल गांधी ने कहा भी है कि मैं सबसे पहले अपने बब्बर शेरों से मिलूंगा, तो वो अपने कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई के लिए उन्हें बब्बर शेर की संज्ञा देते हैं, जो किसी से डरता नहीं है, जो जूझता रहता है, जो जमीन पर संघर्ष करता है, इसलिए वो कहते हैं डरो मत। तो अभय मुद्रा वाली जो बात है वो कार्यकर्ताओं में वो हौसला अफजाई करेंगे। इसके अलावा वहाँ निश्चित तौर पर गुजरात में मोदी और अमित शाह के गढ़ में घुसकर इस बार राहुल गांधी जो काम करने वाले हैं उसको, उस पर सबकी नजर रहेगी। जी प्रेम जी। जी मैं एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं कि इन दिनों हर रोज महमूद प्राचा जो वकील हैं वो कुछ स्क्रीन शेयर करते हैं। उनको हाई कोर्ट से कुछ फुटेज मिले हैं और उस फुटेज को वो हमेशा बताते हैं, हर दिन कुछ न कुछ लेकर आते हैं।
आज भी वो एक फुटेज लेकर के हैं, अपने पोस्ट किया है। उस फुटेज को हम दिखाना चाह रहे हैं, आपके पास सीधे आ रहे हैं। ये देखिए, ये फुटेज है ईवीएम से, ईवीएम को कैसे ले जाया जा रहा है, इसका फुटेज। इतना असुरक्षित है ईवीएम, उसका नजारा देखिए। तो ये नज़ारा भी दिखाना ज़रूरी होता है कौशिक जी और जोशी जी। ये नज़ारा बहुत महत्वपूर्ण है और हाई कोर्ट ने ये विजुअल्स उपलब्ध कराए हैं महमूद प्राचा जी को, और हर दिन वो कुछ ना कुछ वीडियो डालते हैं। हमने तो वो वीडियोस भी देखे हैं। ये चौथा दिन का है वीडियो। 3 वीडियोस ऐसे हैं जिसमें कि ईवीएम का जो स्ट्रांग रूम है, स्ट्रांग रूम का सील तोड़ के उसके बाद खोल के उसमें कुछ ईवीएम ले भी जा रहे हैं और कुछ निकाल भी रहे हैं, और उसके बाद में नया सील भी उसमें मार दे रहे हैं स्ट्रांग रूम में। ऐसे भी तस्वीर हम देख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसा चुनाव हमारे देश में संपन्न हुआ है। पोल खोलता हुआ, चुनाव प्रणाली की पोल खोलते हुए ये वीडियोस है। स्वयं हाई कोर्ट ने उस वीडियोस को, सीसीटीवी है बल्कि सीसीटीवी कैमरे के वीडियोस को जारी किया है, और ये अधिकृत वीडियो है, ये कोई छेड़छाड़ वाला वीडियो नहीं है। तो मैं सीधे आना चाहता हूँ जोशी जी, एक टिप्पणी तो इस ईवीएम पर भी कर दीजिए, फिर मैं विषय पर लौटूंगा। छोटी टिप्पणी जी। जी जी जी, देखिए ऐसा है, ये है एक तरफा वोटिंग मशीन। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम है आज की तारीख में समाज में, लोगों के बीच में, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जगह एक तरफा वोटिंग मशीन हो गया है। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है कि ये ईवीएम जो है वो उसमें कोई घपला नहीं है। वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे गांव से कई लोग ऐसे मिलते हैं, बोले हमारे कुनबे के इतने वोट हैं गांव में, जो फलानी जगह गए लेकिन वहां से 2 वोट निकले। बोले ये कैसे हो सकता है? तो इस तरीके के सवाल देखिए उठते रहे हैं। उसका हमारे पास ना कोई पुष्टि करने का साधन है, ना कोई हमारे पास खंडन करने का साधन है प्रेम जी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं और जिस असुरक्षित तरीके से ईवीएम को ले जाया जा रहा है, और ये जो आपने वीडियो दिखाया है, ये निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है। और जो स्ट्रांग रूम के वीडियो आप बता रहे हैं कि उसको सील खोलना, फिर रखना, फिर निकालना, ये तो बिल्कुल संभव ही नहीं होना चाहिए। एक बार अगर स्ट्रांग रूम में सारी चली गई और सील लग गई, तो सील तभी खुलनी चाहिए जब उस मतगणना हो या जब उसको कहीं जाना हो। तो ये सारी चीजें हैं जो संदेह तो पैदा करती हैं। और कल संजय राउत ने भी कहा है कि 50 सीटें कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो घपला करके जीती हैं। कुछ उन्होंने संजय राउत बड़े फायरी नेता हैं सेना यूबीटी के। जी जी, चूंकि हम विषय राहुल गांधी और गुजरात और हाथरस तमाम चीजों पर बात कर रहे हैं, तो ईवीएम तो हमने एक दृश्य दिखाया और उस पर आपकी टिप्पणी ली। इस पर एक छोटी टिप्पणी
संजीव कौशिक जी, आपसे भी चाहता हूं, क्योंकि देश सुनना चाहता है ईवीएम के झंझावातों को, ईवीएम के घपलों को। अब विपक्ष ने खुलकर कहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा था सदन में कि हमें पूरी की पूरी सीट क्यों ना आ जाए, हम सत्ता में क्यों ना आ जाए, लेकिन हम आएंगे सत्ता में तो ईवीएम बदलेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तमाम विपक्षी पार्टियां प्रेम कुमार जी इस बात से तो मतलब रखती ही नहीं है कि कौन हारे और कौन जीते, इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में 80 सीटें मुझे मिल जाए तब भी ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। ईवीएम का सिस्टम भरोसेमंद नहीं है। जो सत्ता में है निश्चित तौर पे वो संदेह के घेरे में और उसका इस्तेमाल वो करती है, ऐसा लगता है। कई बार ये बातें तब और सिद्ध हो जाती है जब डाले गए वोट की संख्या और उसमें पड़े मतों के प्रतिशत में यदि मिलान किया जाता है दोनों के बराबरी में, तो उसमें ऊंच नीच हो जाना यह सिद्ध करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यह सिद्ध करता है कि जिस परिवार के लोग, जिस परिवार में 5 लोगों ने वोट डाले, उसके यदि एक परिवार के एक व्यक्ति के 5 वोट यदि नहीं पड़ पाए, वो उसके घर का प्रत्याशी हो, तो यह सिद्ध करता है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़। तो कई बार, एक नहीं कई ऐसे उदाहरण है, और ये मामला कोर्ट में भी है, कई ऐसे उदाहरण है जिससे तो होता है कि ईवीएम सस्पेक्टेड है, तो सस्पेक्टेड तो है ही, और वो जो सामने दिखाई दे रहा है वो जिस तरह की लापरवाही है, कम से कम बैलेट बॉक्स के साथ तो इस तरह की लापरवाही नहीं होती थी, हम देखते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि सत्ता पक्ष के लोग ये बात कहते हैं कि हम पीछे नहीं जाना चाहते, मुड़ के नहीं जाना चाहते। तो मुड़ के नहीं जाना चाहते, अत्याधुनिक यदि बनना ही चाहते हैं तो कम से कम इस हालात में ईवीएम को तो नहीं दिखना चाहिए जो दिख रहा है। तो ये सब बातें निश्चित तौर पे ईवीएम को संदेह के घेरे में लाके खड़ा करती है, और सरकार को इस पर सोचना हो। आवाज थोड़ी टूट रही है जी, आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। मैं थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं ले लूं। रवि सिंह लिख रहे हैं, गुजरात में सरकार तब तक नहीं बन सकती जब तक 16,000 प्लस जीएवी में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ओबीसी, पटेल, राजपूत जब तक बीजेपी से कांग्रेस में शिफ्ट नहीं होंगे तब तक बीजेपी आएंगे, आप जो भी परामर्श कर लो। ये रवि सिंह लिख रहे हैं और बहुत सही लिख रहे हैं। जो वोट बैंक है ग्रामीणों में उसका शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। जय श्री राम लिख रहे हैं, पप्पू मीडिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मोदी जी पीएम बन गए हैं। बिल्कुल, बहुत सही लिख रहे हैं आप। सिद्धू साहिब लिख रहे हैं, जय श्री राम, अयोध्या से राम ने बीजेपी को भगा दिया है, जय श्री राम नाम हटाओ नकली हिंदू। ये जवाब परस्पर एक दूसरे को देते हुए, आरजी हैज टर्न्ड इनटू लीडर, reset all our politician, his patience way of talking is mind blowing, people should vote for Congress and make it मेरे स्क्रीन में कुछ ना कुछ आ जाता है, make it powerful। तो पूनम सेठ जी लिख रही हैं। और इसी तरीके से बातें, चर्चा आगे बढ़ती हुई, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की जरूरत सिद्धू जी महसूस करते हैं। गुजरात में इंडिया अलायंस के पास 40% वोट है, 7% बढ़ाना होगा। उनका कहना है कि ऐसा करके बदलाव लाया जा सकता है। राहुल गांधी और दिस राहुल गांधी गुजरात विल बूस्ट द मॉरल ऑफ द पार्टी वर्कर्स, माने पार्टी कार्यकर्ताओं के मॉरल को, मनोबल को ये बढ़ाएगा ये यात्रा, ये दौरा। और कुलो सिंह लिख रहे हैं, सही कहा सर आपने, इन प्रदेशों में इसी तरह प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस 300 सीट जीतेगा। हरियाणा चुनाव कांग्रेस 70, बीजेपी 15, आकलन शुरू है। महाराष्ट्र कांग्रेस 200, बीजेपी 80। बिहार चुनाव में इंडिया अलायंस 117, 100 से 135, एनडीए 100 से 125। तो इस तरीके से ये प्री पोल सर्वे आ गया सिद्धू साहब का, प्री पोल सर्वे उन्होंने दे दिया है अपना। डरपोक ही, खैर चलिए थोड़ा साफ साफ लिखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40, बीजेपी 25, उमर अब्दुल्ला 15। सुरेंद्र दुबे लिख रहे हैं, राजीव गांधी जिंदाबाद। और इस बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को 47% वोट मिल सकता है। तेजस्वी यादव 145 तक मिल सकता है। ये सारी संभावनाएं जता रहे हैं। पूनम सेठ जी लिख रही कि कोर्ट शुड बैन ईवीएम, व्हाई कोर्ट इज मम ऑन दिस। ईवीएम पर गुस्सा जताती हुई, दिखाती हुई पूनम सेठ। मुश्ताक अहमद लिख रहे हैं, इन रीसेंट सर्वे 70 पब्लिक अगेंस्ट ईवीएम, 70% पब्लिक अगेंस्ट ईवीएम, ऐसा लिख रहे हैं। राहुल गांधी ऑन मिशन, सर दिस वीडियो ऑफ ईवीएम इज आफ्टर वोटिंग
और बिफोर वोटिंग, ये आफ्टर वोटिंग के हैं, आफ्टर वोटिंग के विजुअल्स हैं। हरियाणा विधानसभा चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर रहा हूं, कांग्रेस को 50% वोट मिलेगा, सिद्धू साहब लिख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को 60 से 80, बीजेपी 15 से 25, अन्य 4 से 10 सिद्धू साहब की का आकलन है। और इसी तरीके से नंदलाल यादव जी लिख रहे हैं, गुजरात भाजपा में खींचतान, कांग्रेस के बब्बर शेरों का उत्साह और जनता की छटपटाहट राहुल गांधी को मोहब्बत का पैगाम बिखेरने को बुला रहा है। मैं कौशिक जी आपके पास आना चाहता हूं नंदलाल यादव जी के कमेंट के साथ ही कि क्या राहुल गांधी के इस दौरे से कांग्रेस के जो कैडर बेस में उत्साह आएगा, जो अग्निकांड पीड़ितों की लड़ाई है उस लड़ाई को कोई मजबूती मिलेगी, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम पहुंचेंगे, कुछ स्क्रीन शेयर भी करेंगे। जी संजीव कौशिक जी स्टिल हैं। मैं आपके पास जोशी जी आना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के संगठन में कोई उत्साह होगा, मनोबल बढ़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि कांग्रेस के मनोबल में उत्साह नहीं बढ़ेगा, उत्साह निश्चित तौर पर बढ़ेगा। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो उत्साह का संचार करते हैं और उसके परिणाम हमें लोकसभा में देखने को मिले हैं। खासतौर से उत्तर प्रदेश में देखिए, उन्होंने सबसे ज्यादा समय दिया है और उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस जहां पर राख वाली स्थिति में थी वहां से उन्होंने चिंगारी और फिर ज्वाला में परिवर्तित कर दिया है। जिस तरीके से वहां अखिलेश और राहुल ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी है वो काबिले तारीफ है। इसी तरह गुजरात में देखिए, गुजरात में क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले, खासतौर से मोदी जी ने हिंदुओं को उकसाया और उन्होंने गलत बयानी की कि राहुल ने हिंदुओं का अपमान किया है, जबकि उन्होंने हिंदुओं का अपमान नहीं किया था। उन्होंने हिंदुओं के लिए कोई शब्द नहीं बोला था। वो जो कह रहे थे वो उस हिंदुइज्म के बारे में बोल रहे थे, उस विचारधारा पर बोल रहे थे। वो आरएसएस के हिंदुइज्म और बीजेपी के हिंदुइज्म पर कटाक्ष कर रहे थे। उसका संपूर्ण हिंदू समाज से या हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी वो हमेशा की तरह जिस तरीके से चीजों को मोल्ड करते हैं, चीजों को तोड़ते मरोड़ते हैं और फिर अफवाह का बाजार गर्म कर देते हैं, फिर उनका आईटी सेल लग जाता है। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने किया, मैसेज दिया और अपनी पूरी आर्मी को लगा देते हैं। उनके पालतू संत हैं। बनाए रखें, हमें विश्वास है। जोशी जी, जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। ये आप सुन रहे थे जोशी जी, फरार बाबा का बयान। हाथरस में फरार बाबा जिन्होंने चरण रज लेने के लिए अपील की, लोग दौड़ पड़े और ये घटना घटी, जिनके ऊपर कई मामले हैं, आपराधिक मामले हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने उनको मजमा लगाने की अनुमति दी। अतीत भी ऐसा कहता है कि कोरोना काल में भी इन्होंने कोविड नियमों का पालन नहीं किया था, बड़ा मजमा लगाया था। इसके बावजूद प्रशासन इनको
मोहलत देता रहा, अब भी फरार हैं, खुलेआम बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। कल रात एसआईटी की रिपोर्ट भी आ गई। एसआईटी की रिपोर्ट में भी ये माना गया कि प्रशासन की ओर से घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया गया था। एसआईटी की रिपोर्ट में माना गया कि जो आयोजक हैं, आयोजक की ओर से बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन कहीं भी बाबा का नाम एसआईटी रिपोर्ट में नहीं आया। और जोशी जी, खास बात यह है कि विपक्ष भी बाबा को अरेस्ट करने की मांग नहीं कर रहा है। सत्ता पक्ष जानबूझ करके बाबा को बचा रहा है, ढोंगी बाबा को, और इसके पीछे एक सियासत है। सियासत है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और जो स्वनामधन्य बाबा हैं, ये बाबा जाटव समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और जो लोग जो मारे गए हैं भक्त, उनमें से भी ज्यादातर जाटव समुदाय के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं। तो क्या जान भी दलित समुदाय की ली जा रही है? तो इसलिए बाबा दलित समुदाय के ऐसे व्यक्ति हो गए कि जिनको बचाया जाना चाहिए, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ऐसे मौके पर सच बोलने का साहस राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने पीड़ित जाटव, पीड़ित, उनकी जाति नहीं देखी है कि वो जाटव हैं कि क्या हैं, वो दलित हैं कि क्या हैं, और उनके साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखलाई। पार्क में बैठे, हमने कल भी दिखलाया था, ये पार्क में बैठे परिजनों के घर गए, उनसे बातचीत की, उनके आंसू पोंछे, उनके आंसू के साथ में अपने आंसू भी मिला दिए उन्होंने, सबने देखा, और एक तरह से आत्मीयता का प्रदर्शन किया, संवेदना दिखलाई। ये जो राहुल गांधी का जो कैरेक्टर दिखा है, ये उनको न्याय योद्धा के तौर पर एस्टैब्लिश करता है। तो इस पूरे प्रकरण में आपका टेक क्या है? जी देखिए, ऐसा है सर कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा है उसी तरीके से मायावती, बहन मायावती ने भी इस घटना की घोर निंदा की है, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई व्यक्ति कितना भी असरदार हो, उसकी कितनी भी फॉलोइंग हो, लेकिन जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर कड़ी होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक जाटव मतदाता का प्रश्न है, तो जाटव मतदाता परंपरागत तौर पर मायावती जी के साथ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती का ये बयान मैं प्रशंसनीय मानता हूं कि उन्होंने वोट बैंक से और वोट की राजनीति से ऊपर उठकर ये बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें लीपापोती, उनका प्रशासन लीपापोती करने में जुटा है। एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं है और बाबा एक्यूज ही नहीं है। और जो व्यक्ति पंचायती राज में इंजीनियर था, जिसको प्रमुख सेवक बताया जा रहा है, जिसने परमिशन ली थी, उसको कल दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस का दावा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और उनके वकील जो हैं, जिनका नाम ले रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये हमने इसको, मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट था और हमने सौंपा है पुलिस को, हमने दिया है। तो ये इस तरीके की सारे जो झोल हैं वो कानूनी शिथिलता पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। और बाबा को बचाने के पीछे उपचुनाव हो सकता है। और उपचुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दलितों ने वोट नहीं दिया, वो संविधान के नाते बैकफुट पर है। लेकिन सबसे ज्यादा हताहत कौन हुआ है इस घटना में? अगर कोई सबसे ज्यादा जान गंवाई है तो वो दलित महिलाओं ने गंवाई है। 113 दलित और बच्चे कुल संख्याओं में से, मतलब 113 संख्या है उनकी, जिनकी जाने गई हैं। तो ये सोचना चाहिए राजनीति करने वालों को कि ऐसे मामलों में धर्म जाति से ऊपर उठकर राजनीति करें, लेकिन वही धर्म और जाति और वोट का गणित देखकर राजनीति करेंगे। राहुल गांधी कल वहां पहुंचे और राहुल गांधी से जिस तरीके से पीड़ित परिवार के लोग मिले
जिस तरीके से उनके साथ मतलब उन्होंने विलाप किया, उनके आंसू छलके, वो फूट फूट कर रोए, उससे साफ पता चलता है कि उनके साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इसका दोषी बाबा है, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इसका दोषी बाबा है। उसके बाद भी उस बाबा को पुलिस अपने जांच में शामिल करने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या है बाबा के पास में? ये वही बाबा है जो अभी कुछ साल पहले जेल गया था। उसने एक मुर्दा व्यक्ति को लिटाकर और एक मजमा जोड़ लिया था, कहा कि मैं ऐसे मंत्रों के सहारे इसको अपनी तप के सहारे, अपनी साधना के सहारे जीवित करूंगा, और वहां वो नहीं जीवित कर पाया था, उपद्रव हुआ था, उसमें बाबा जेल गया था। बाबा हेड कांस्टेबल रहा है, नौकरी इसलिए गई क्योंकि कहा जाता है कि दुराचार के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था और नौकरी उसकी गई। उसके बाद वो बाबा बन गया, वो भगवान बन गया, है ना। इस देश में कितने लोग जो हैं जो नॉन बायोलॉजिकल बन के जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। उन नॉन बायोलॉजिकल लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। पहली बात, ये जनजागरण होना चाहिए। दूसरी बात सर, ये हाथरस की जो घटना है, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो हैं वो निश्चित तौर पर अपने मुंह की खाएंगी, वो उन्हें जनता चिन्हित कर रही है। जी प्रेम जी। जी जी, बहुत बहुत मतलब आपने स्पष्ट किया सारी बातों को। मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेता हूं। एक प्रश्न है दर्शक का कि प्रेम जी एक बात का जवाब दीजिए, जिस वक्त नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की बात का विरोध करने के लिए हिंदुत्व के पक्ष में खड़े हुए, तभी राहुल गांधी ने उनसे पूछा होता कि आप परीक्षार्थियों, नौजवानों के भविष्य, और भी शायद वो कुछ लिखना चाह रहे थे। उनका कहने का मतलब ये है कि ये विषय तब उन्होंने साथ साथ वो उनको उठा देना चाहिए। देखिए, संसद में विषय उठाने की भी अपनी एक मर्यादा होती है। जिस विषय पर बात हो रही होती है उस विषय पर, जैसे प्रधानमंत्री जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो बस हस्तक्षेप किया था जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तो अब हस्तक्षेप का जवाब तो दिया जा सकता है, लेकिन कोई नया विषय उठाया नहीं जा सकता जो परंपरा कहती है उस हिसाब से। आगे बची राम लिख रहे हैं, जय श्री राम बोलो, जनता में नफरत घोलो, हिंसा करो, लोगों को डराओ, यही तो बीजेपी के नफरती हिंदू धर्म के दुश्मन है। असली हिंदू कभी दंगाई नहीं होता है। ये बची राम कह रहे हैं, ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए। सोनिया गिल कह रही हैं कि सर मायावती कुछ भी कहे, बट जो उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस में भूमिका निभाई वो निंदनीय रहेगी। देश को बचाने का सवाल था और वो भी गद्दारी कर गई। उनकी मजबूरी देश के से बढ़कर थी क्या? ये सोनिया गिल जैसी बहुत सारे दर्शक हैं जिनका ये सवाल है कि सोनिया गिल जी का ये जो कथन है ये बहुत प्रशंसनीय है, और ये बिल्कुल उन्होंने सटीक बात कही है। ये बात अपनी जगह है, लेकिन मैंने जिस कंटेस्ट में कहा है वो अपनी जगह है। मैं बिल्कुल मानता हूँ सोनिया जी ने जो कहा है वो 100% सही है। देश से बड़ा कोई और स्वार्थ नहीं हो सकता, लेकिन पूरा का पूरा ये जो राजनीतिक अमला है ये कहीं ना कहीं खासतौर से आप देखिए कि उनकी मायावती जी के बारे में कहा जाता है कि उनकी तमाम सारी फाइलें मोदी जी उनको दिखाकर उनको अपनी तरफ अपने लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो सोनिया जी की बात बिल्कुल सही है। जी प्रेम जी, अगली टिप्पणी लीजिए सर। जी जी, मैं आगे नंदलाल जी की टिप्पणी लेता हूं। उन्होंने लिखा, प्रेम सर, हाथरस पीड़ितों की प्रतिक्रिया सुनकर पक्ष और विपक्ष दोनों सन्न हैं। घटना की जांच करके बाबा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जांच बाबा की चमत्कार और दावों की होनी चाहिए जो भोली जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और जोगिंदर जी जय कांग्रेस लिख रहे हैं। तो नजीर मलिक जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी, राहुल गांधी इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ नहीं दे रहे, यह अच्छी बात है, मगर गुजरात में उन्हें जमकर लड़ना होगा। तो इस पर भी टिप्पणी की जाए जोशी जी कि राहुल गांधी राजनीति नहीं कर रहे हैं हाथरस मुद्दे पर, और गुजरात में उनको जम करके लड़ना होगा। नहीं, वो निश्चित तौर पर उन्होंने वो राजनीति नहीं की, वो पीड़ित जनों से मिले, उनके चेहरे के भावों को देखा जा सकता है, वो कितने व्यथित थे, कितने दुखी थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लगातार देखी हैं।
लेकिन गुजरात में जो हुआ है, आपने वो बीच में क्लिप दिखा दी, मैं वही बता रहा था कि जो उन्होंने कही बात, हिंदू वाली जो बात उन्होंने संसद में कही, और जिस तरीके से मोदी जी ने उसे दूसरे दिशा में मोड़ा और लोगों को उकसाया, ये जितने भी हमले हैं ये प्लांटेड हैं। देखिए, अयोध्या के संतों ने जो कहा है, वो कौन से संत हैं आप समझ सकते हैं। ये सारे के सारे इनके लोग हैं, जो इनके पाले पोसे हुए लोग हैं, वो ये इस तरीके की करते हैं। और गुजरात में जो भी हुआ है, कार्यालय पर जो हमला हुआ है, वो निश्चित तौर पर उकसावे में की कार्रवाई है, उन्हें छूट दी गई। कांग्रेस कार्यालय पर उन्होंने पर्याप्त पुलिस व्यवस्था नहीं दी, और कांग्रेस के जो वहां पर उपनेता हैं, उन्होंने परमार है, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिया है, बाकायदा विधानसभा में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन न पुलिस सुनने को तैयार है, न शिकायत सुनने को तैयार है। अब ये लड़ाई राहुल ने सड़कों पर, ये लड़ाई राहुल ने बिल्कुल उसी तरीके से लड़ने का फैसला किया है। और उन्होंने जो कहा वहां पर वो संसद में कि गुजरात के बारे में उन्होंने जो कहा, वो बहुत ये है कि आप देखिएगा कि गुजरात अगली बार हम जीत रहे हैं, ये कहना, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहना राहुल गांधी का, और उसके बाद का ये गुजरात दौरा, ये बिल्कुल ये दर्शाता है कि उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। जी प्रेम जी। जी सोनिया गिल जी आगे लिख रहे हैं, सोनिया गांधी जी ने लेटर में लिखा है क्रिमिनल लॉज शुड बी अमेंडेड विच आर डेंजरस फॉर पीपल। पार्लियामेंट में कब ये डिबेट हो सकती है, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टुडे। सोनिया जी इस लेटर इज अप। तो ये महत्वपूर्ण विषय सोनिया जी उठा रही हैं कि सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है, जो क्रिमिनल लॉज लागू हो रहे हैं। देखिए जोशी जी, क्रिमिनल लॉज जो लागू हो रहे हैं उसमें पुलिस को असीमित शक्तियां दी गई हैं। अब 90 दिन के लिए हिरासत में रख सकती है। हम मान लीजिए मुझे अगर पुलिस अगर हिरासत में रखे, हिरासत में नहीं, जुडिशरी कस्टडी में, तो अगर 90 दिन रखने की बात हो तो हम तो परेशान हो जाएंगे। क्या ऐसा काम करें कि 90 दिन ना रहना पड़े, तो भाई अपना घर बेच के भी घूस देना पड़े तो देने को तैयार हो जाएंगे। तो पुलिस के लिए तो असीमित रिश्वत कमाने का मौका होगा। पुलिस पहले हिरासत में कितने घंटे रख सकती है, अब देखिए हिरासत में भी वो लंबे समय तक रख सकती है पुलिस। तो ये जो नया कानून आया है, तो इससे तो पुलिसिया राज कायम हो जाएगा। जनता को राहत नहीं मिलेगी, बल्कि पुलिस को असीमित शक्ति दे दी गई। ऐसा लगता है कि पुलिस ही न्याय का देवता हो। अगर पुलिस इतनी सही होती तो हमारे देश में ये क्राइम का ये हाल होता क्या। हमारे देश में तो पुलिस घटना घट जाती है तब पहुंचती है, घटना रोकने के लिए कभी काम नहीं करती। कभी सुना क्या हमने घटना रोकने के लिए पुलिस एक्टिव हुई हो। जी जी नहीं, निश्चित तौर पर ये जो कानून आए हैं, ये इन कानूनों का सीधा सीधा सा जो संदेश है वो ये है कि चुप रहो, खामोश रहो, जुबान से कुछ मत बोलो, वरना ये सारे हथियार के तौर पर जिस तरह ईडी को इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिस तरह सीबीआई को इस्तेमाल किया जाता रहा है, अब उसी तरह से खतरनाक जो है वो पुलिस को बना दिया गया है। और बहुत सारे कानून इतने मतलब नॉन प्रैक्टिकल हैं। आप देखिए कि जैसे हादसा कोई हुआ सड़क पर और वो व्यक्ति वहां से भीड़ इकट्ठा हुई, उसकी पिटाई की संभावना है, जैसा कि आमतौर पर होता है कि ड्राइवर को मारपीट की जाती है। ऐसे समय पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी जब हो जाती है, भीड़ की अपनी साइकोलॉजी होती है, और वो चला गया थाने, तो थाने चला गया। अभी कानून क्या है कि साहब अगर वो वहां से भागा तो उसको फिर 10 साल की सजा होगी। वो वहां रुकेगा और अस्पताल ले जाएगा उसे, तो थोड़ा उसके साथ रियायत बरती जाएगी। अब वो पहुंच गया थाने कि बोले मैं भागा नहीं हूँ, थाने आ गया। अब वहां पर बैठे हुए हैं दरोगा जी ने से उसने कहा ऐसा ऐसा हो गया। बोले अच्छा बैठ जा। तो दरोगा जी गए वहां पर, जो घटना स्थल हुआ वहां पर जब निपटा, बोले देखो भाई ऐसा है कि 1 लाख रुपया दो या इतनी राशि दो। बोले सर मैं तो, बोले नहीं तुम दौड़ रहे थे, मैंने तुम्हें भागते हुए पकड़ा है और उस बेचारे के पास में कोई वो नहीं है।
पुलिस फर्द में लिख देगी कि ये भाग रहा था, हमने दौड़कर पकड़ा। एक इतना वजनी सब इंस्पेक्टर सर, जिसका वजन मतलब जब नौकरी मिली होगी तब पतला दुबला रहा होगा, बहुत सारी वजह होती है, आदमी का मोटापा बढ़ जाता है, तो वो मतलब 90-100 किलो का आदमी और ज्यादा मतलब देखने में जिसको जो मुश्किल से चल लेता था, दौड़ने का तो सोचा भी नहीं जा सकता था, वो एक कोर्ट में गवाही दे रहा। और उसने कोर्ट में पूछा कि जज ने कि बोले तुमने इसे कैसे पकड़ा? बोले हुजूर ये चैन स्नैच कर भाग रहा था, मैंने ऐसे दबोच लिया, भाग कर पकड़ा। बोले ये कितनी दूरी पर था? बोले सर हम थोड़ा पीछे थे, इससे करीब रहे होंगे। बोले कितना पीछे? बोले 8-10 फीट पीछे, 15 फीट पीछे रहे होंगे, ये चैन तोड़कर भागा और हमने देखते ही मतलब दौड़ लगा ली और इसे पीछे से दबोच लिया। तो सर चोर बोला कि हुजूर अगर ये 3 फीट दूर से भी मुझे पकड़ लें दौड़कर, तो मुझे आप जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा। तो पूरी अदालत हंस पड़ी। मतलब इस तरीके के वाकये होते हैं। पुलिस तो देखिए, पुलिस के बारे में हरिशंकर परसाई ने एक व्यंग लिखा है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, वो अल्टीमेट है। आप 90 दिन की बात करते हो, 3 दिन में वो जो अपराधी है वो कहने लगेगा कि हाँ ये हाथी है, ये गोरमुचोक का हाथी है। आप वो गधे को हाथी कबूल कर लेगा, वो जो पुलिस कहेगी वो कबूल कर लेगा, क्योंकि उसे थाने के जो उत्पीड़न है, जो पुलिस का उत्पीड़न है, उससे बचना है। उसके बाद वो कोर्ट जाएगा और वो मुकर जाता था। लेकिन अभी क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या हुआ है अभी तो ये है कि अगर कोर्ट जमानत दे देती है 90 दिन के भीतर, उसकी जमानत कैंसिल करा सकती है पुलिस। तो इस तरीके के असीमित अधिकार देकर पुलिस को निरंकुश बनाया है, और ये निरंकुशता जो है ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। जी जी जी, मैं कुछ और प्रतिक्रिया लेता हूं। देखिए, नंदलाल यादव जी लिख रहे हैं, प्रेम सर हाथरस पीड़ितों की प्रतिक्रिया सुनकर पक्ष और विपक्ष दोनों सन्न हैं। घटना की जांच करके बाबा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। जांच बाबा के चमत्कार और दावों की होनी चाहिए जो भोली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और जोगिंदर टीकम लिख रहे हैं, जय कांग्रेस। इसी तरह से नजीर मलिक लिख रहे हैं, प्रेम जी राहुल गांधी इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ नहीं दे रहे, ये अच्छी बात है, मगर गुजरात में उन्हें जमकर लड़ना होगा। इस तरह से प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं। बैजनाथ प्रसाद लिख रहे हैं, जब से संघी सत्ता में आए हैं ढोंगी बाबाओं की बाढ़ आ गई है, संघी बाबाओं की मदद से ही अपराध को बढ़ावा देते हैं। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं दिनेश जी। और सलीम खान जी कह रहे हैं, सर जी गुजरात की जनता ने 32 साल बीजेपी को देकर क्या पाया? एजुकेशन और हेल्थ में गुजरात किस पायदान पर है? गुजरात की जनता एनालाइज करे। बिल्कुल सही बात है। गुजरात मॉडल एक तरह से फ्लॉप मॉडल साबित हुआ है। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उसको देखते हुए कह सकते हैं गुजरात में राहुल गांधी का हार्दिक स्वागत है, ऐसा गुजरात से प्रतिक्रिया आ रही है। नॉन बायोलॉजिकल शुड बी अवॉइडेड, ousted from society for the betterment and welfare of the people. Every Indian should think and do for this unitedly. Hopefully all will be well. स्पष्ट संकेत अशोक कुमार जी का। सलीम खान लिख रहे हैं, सत्ता रोटी की तरह होती है, पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता और रोटी जल जाते हैं। नजीर मलिक जी लिख रहे हैं कि प्रेम जी एक कड़वा सच ये भी कि हर राजनीतिज्ञ हाथरस के पीड़ितों के साथ है, मगर कोई भी नंद विश्वासियों को नहीं झिड़क रहा है कि वे इनके पीछे भागती क्यों है, क्या वोट के डर से? सोनिया गिलजे ने लिखा है कि सिर्फ रिश्वत ही नहीं, अगर किसी की दुश्मनी निकालनी है तो कम से कम पड़ोसी को 90 दिन हवालात भेज सकता है, रीजन हो या नहीं, हर पुलिस वाला पीएम बन जाएगा, पंगा नहीं। इस तरीके से प्रमोद मांकर जी लिख रहे हैं, हाथरस कांड के जिम्मेदार बाबा ने साबित कर दिया कि ब्राह्मणवाद कितना खतरनाक है। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। और सलीम खान जी लिख रहे हैं, जोशी जी आज आपके शो में मुद्दा राहुल जी की गुजरात यात्रा हो तो सही होगा। गिरीश जोशी जी और राजेश ठाकुर जी को बुलाएं। गिरीश जोशी जी और राजेश ठाकुर जी की डिमांड हो रही है। सोनिया गिल जी लिख रहे हैं, सर 3 दिन पहले एक ठेले वाले को पकड़ा कि वो ट्रैफिक जाम कर रहा था,
इसको साइड में खड़ा होने के लिए बोला जा सकता था। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ठेले वाले को ट्रैफिक जाम की वजह से गिरफ्तार करने के बजाय उनको छोड़ा जा सकता था, साइड खड़ा करने के लिए कहा जा सकता था। सर, क्रिमिनल लॉज बीजेपी के लिए काम करने के लिए भी हो सकता है, लीगल फॉर्मेशन देकर। बहुत सारे सुझाव। मोदी जी, योगी जी ना बिजली, रोड, सकल, पुरवा, रामपुर, मथुरा, सीतापुर में मोदी जी। श्रीचंद यादव जी लिख रहे हैं। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। इसी तरह से श्रीचंद यादव जी और भी बातें लगातार रिपीट करते हुए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं और वो बहुत ज़रूरी है। लालू प्रसाद यादव का एक बयान में दिखाना चाहता हूं। जोशी जी वो कह रहे हैं कि अब कभी भी चुनाव हो सकता है, चुनाव कभी भी हो सकता है, इसके लिए तैयार रहने की जरूरत है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि राहुल गांधी के लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं। जोशी जी, ये आखिरी कमेंट आपसे, ये राहुल ऐसा क्यों लगता है लालू प्रसाद जी को कि चुनाव के लिए आप लोग तैयार रहिए, चुनाव कभी भी हो सकता है दिल्ली में? देखिए, हमारे दर्शक भी बार बार एक बात कहते हैं और हम भी कहते हैं कि दो लोग जो हैं नायडू और नीतीश, ये अब असली सिरदर्द ये शुरू करने वाले हैं। सरकार बन गई, सारी चीजें हो गई, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, अब इनको वो चाहिए जिसकी इनको जरूरत है। या तो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जो ये देंगे नहीं, और उन्हें बड़े बड़े पैकेज चाहिए। लाखों करोड़ रुपए की लिस्टें जो हैं नायडू जी थमा गए हैं, और वैसी लिस्टें नीतीश कुमार जी की हैं कि साहब ये दीजिए। अच्छा, ये संभव नहीं है कि नायडू को ज्यादा मिल जाए और नीतीश को कम मिले। देखिए, देना तो पड़ेगा दोनों को, और जब दोनों को देना पड़ेगा तो पैसा आएगा कहाँ से? और नीतीश कुमार के साथ में एक शंका नीतीश कुमार को और है, जो कि सही है, कि वो किसी ना किसी तरीके से सबसे पहले नीतीश की पार्टी में वही काम कर सकते हैं जो उन्होंने शिवसेना के साथ किया। नायडू के ये काम करना अभी इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि नायडू। जोशी जी, आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी के टूटने का डर है, तोड़े जाने का डर है। नीतीश कुमार जी को लगता है कि जेडीयू भी शिवसेना की तरह दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। यहाँ तक कि जेडीयू क्यों, बिहार में ही जाइए, लोजपा की तरह दो हिस्सों में बांटी जा सकती है। आज पारस यादव को कोई पूछ नहीं रहा है, कल को केंद्रीय मंत्री थे, आज पासवान मंत्री हो गए, चिराग पासवान, अब पारस पासवान को पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये जो आशंका है, यही आशंका भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार के अस्थिर होने की आशंका को मजबूत कर रहा है, और शायद इसलिए बदलती हुई राजनीति को लालू प्रसाद समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और वो अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं कि वो चुनाव के लिए तैयार हों। तो आज की बातचीत को, चर्चा को यहीं विराम देने का वक्त। हरिशंकर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजीव कौशिक जी भी, उनका भी बहुत बहुत आभार, और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हमारे YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, और इसी आग्रह के साथ के ताकि इस गुणवत्तापूर्ण चर्चा को आगे भी हम जारी रख सके। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम।